जी अब्दुल बासित। वही असिस्टेंट कमिश्नर जो लाहौर में होम डिपार्टमेंट। अच्छा। तो अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसको हम सी आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और कंपाउंड, ठीक है, इसमें एक होगी अमाउंट और एक होगी प्रिंसिपल। ठीक है। अमाउंट ये होगी, अमाउंट अमाउंट आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये होगी प्रिंसिपल। अच्छा जी, क्या प्रिंसिपल प्रिंसिपल हमने लगाया हुआ है? प्रिंसिपल वो ये है कि आपने फर्ज कर ले किसी को एक रकम उधार दी है, या आपने बैंक से 5 लाख रुपया लिया है। उन्होंने आपको कहा है कि जनाब 5% इंटरेस्ट होगा पर ईयर, 5% इसके ऊपर इंटरेस्ट होगा। तो अभी जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो अमाउंट आपने उधार ली है बैंक से, वो 5 लाख रुपया, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। तो एज है, ए क्या है कि 10 साल बाद या 5 साल बाद जो इंटरेस्ट लग के जो रकम बननी है, फर्ज कर लो 5 साल बाद ये रकम बन जाती है 7 लाख। ए क्या होगी ये? विद कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की रकम कितनी है? तो वो हम क्या करेंगे, 7 लाख में से जितनी रकम हमने बैंक से उधार ली थी वो माइनस करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि यार 2 लाख रुपया तो हमारा इंटरेस्ट चला गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो अच्छा, अब सिर्फ बेसिक फार्मूला ये है। अब इसमें ए फाइंड करने के, ठीक है, थोड़ी सी कम्प्लेक्स है ए फाइंड करना, ये भी इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, ए कैसे फाइंड करना है? ए कैसे फाइंड करना है? ए फाइंड करना है, उसके साथ प्रिंसिपल अमाउंट जो है, उसके साथ प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई करवा के 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई एन, और इसकी पावर n2। इसको हम कहते हैं लीनियर है। ये होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल क्या होती है? जो पावर हो किसी चीज की। अब ये शो कर रही है कि एक्सपोनेंशियल है। अच्छा, वो पेपर में इस लेवल का भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं देगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्योंकि उसे पता है कि ये फिर ज्यादा जब मुश्किल होता है तो ये फिर कैलकुलेटर का यूज करना पड़ता है, यानी फ्रैक्शन में कैलकुलेटर का यूज करना पड़ता है। तो वो बड़ा ट्रिकी सा आसान क्वेश्चन देगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। ए आपने कैसे फाइंड करना है? इस फार्मूले से। ठीक है। तो ए आपने, पी इसमें जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने बैंक से उधार ली थी, 1 1। आर जो है वो इंटरेस्ट रेट है। आर जो है वो इंटरेस्ट रेट है। ठीक है। आर जो है वो इंटरेस्ट रेट है। ठीक है। एन जो होता है, एन से क्या मुराद है कि एक साल में नॉर्मली जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट नॉर्मली जो चलता होता है, वो क्या चलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल में एक दफा लगाया जाता है। कई दफा कोई कंपनी ऐसे भी कर सकती है कि वो एन, हम इस वजह से फिर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो नॉर्मली ये होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कोई कंपनी पर मंथ भी ले लेती है। वो ये कहती है कि पर मंथ हमें, हमने इंटरेस्ट जो है वो, फर्ज कर आपने, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आजकल आपको पता है जो लोग आपके कजन दोस्त वगैरह बाहर जाते होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, अमेरिका के लिए, वो आपसे
ठीक है, मतलब वो ले लेते हैं 1 करोड़ रुपया जो है वो बैंक स्टेटमेंट के लिए किसी से ले लेते हैं, तो वो पर मंथ का हिसाब होता है उसका। पर मंथ का हिसाब होता है, एक मंथ वो कहता है कि मैं 1 करोड़ आपके अकाउंट में रख देता हूँ, 2% मैं लूंगा, जो वो इन्वेस्टर होता है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, 1 करोड़। और वो कहता है कि भाई मैं दो, ठीक है, जितने मंथ आपका वीजा नहीं लगता उतने मंथ आपका जो इंटरेस्ट लगता रहेगा, उतने मंथ आपका इंटरेस्ट लगता रहेगा, वो आपको बताएगा। तो फिर क्या होगा, फर्ज कर ले आपकी जो रकम है वो 12 महीने आप जो है वो पड़ी रही है, यानी आपका वीजा नहीं लगा, 12 महीने आपने वो अ, उससे इन्वेस्टर से पैसे अपने अकाउंट में रखवाए हैं, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 12। टी यहाँ पे भी वही 12 आएगा। और टी क्या है, टी है ईयर। ईयर तो 1 साल के लिए आपने रखा है, पर इसके लिए यही रकम आप 10 साल के लिए रखते हो, तो टी क्या हो जाएगा, 10। और 1 साल में तो मंथ तो 12 ही होते हैं, तो एन की वैल्यू तो 1 से लेके 12 तक की रहेगी। ठीक है, कोई और भी मतलब वो रकम रख सकता है, लेकिन हम ईयर की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मारिए इसमें यही देखें कि हम जो उससे उधार लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट हो, जब उसमें इंटरेस्ट जमा कर दें तो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ए हमारे पास आ जाती है, अमाउंट आ जाती है। और पी वो क्या होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट, वो जो हमने उससे ली थी किसी बंदे से भी। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो सारी चीजें हल हो जाएंगी। फार्मूले की थोड़ी बहुत समझ आ गई है। और ये जो आर होता है ना, ये परसेंटेज में होता है, यहाँ पे फार्मूले में हमने ये फ्रैक्शन में पुट करना है, इसकी वैल्यू जो है, यानी वो परसेंटेज कहेगा 3%, तो हम इसको परसेंटेज जो है वो उसका खत्म कर लेंगे, तो 0.03 हमने इसकी वैल्यू पुट करनी होगी, आर जो है। एन तो यही होगा, जैसे मंथ, मंथ हो, ये 1 से लेके 12 तक कोई भी वैल्यू होगी। और टी जो है वो भी ईयर है, वो भी जितने साल होगा। ठीक है, अभी मैं इसको रेज करूं और क्वेश्चन की तरफ चले हम, फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा, तो अब हम करते हैं सिंपल एक फार्मूला जो है वो, क्वेश्चन पीपीएससी का पास पेपर जो है। अच्छा जी, फाइंड फाइंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन प्राइस 40,000 एट द एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ 3% एनुअली फॉर 4 years, फॉर 4 years इन्वेस्टमेंट। फाइंड द इंटरेस्ट, वो कहता है कि फाइंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फाइंड करो किसके ऊपर, ऑन भी, ये थोड़ा याद रखना है कि ऑन जो है वो, ऑन से आगे जो है वो क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगी। ठीक है, पी होगा। ठीक है, तो ये 40,000 हो गया एट द रेट, तो रेट जो है वो आर है, 3%। ठीक है, 3% एनुअली, एनुअली, जब उसने एनुअली दे दिया है, तो इससे हमें पता चला है कि यहाँ पे एन जो है उसकी, अभी ये वैसे भी है अभी सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट में एन बेसिकली होते ही नहीं है। ठीक है, एन की जरूरत पड़ती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, एनुअली फॉर 4 years।
इन्वेस्टमेंट। तो ये टाइम जो है वो, अब वो ट्रिप वाला जो है वो, ट्रिप से आप याद रख लें, ठीक है, या पार्ट से आप याद रख लें, तो ठीक है, या पर्ट से आप याद रख लें, असल में तो यही है। अब ये जो 100 हम यहाँ पे लगाते हैं ना इस फार्मूले में, सिंपल इंटरेस्ट में, ये इसका परसेंटेज खत्म करने के लिए हम पहले ही 100 लगा देते हैं। अगर इसकी आप अलहदा परसेंटेज खत्म कर लें, ठीक है, तब 100 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तब सिंपल फार्मूला ये होगा, पी आर टी, ठीक है, यानी आर जब आप फ्रैक्शन में पुट करेंगे यानी 0.3, तो तब क्या होगा, अच्छा 100 हम इस वजह से नीचे लगा लेते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे कटिंग ऐसी हो जाएगी, यानी हम फ्रैक्शन में इस वजह से डायरेक्ट फ्रैक्शन नहीं पुट करते, हम 100 ही लगा लेते हैं ताकि ये कटिंग हो जाएगी और क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि पर्ट, ठीक है, ओवर 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। तो जनाब पी हमारे पास क्या है, 40,000, आर हमारे पास क्या है 3, टी हमारे पास क्या है 4, और ओवर 100, ये दो जीरो इस दो जीरो से कैंसिल हो गई, 400 जरब जरब 12 हो गया, 3 4 बार 12। अब 12 को 4 से जरब दें, 12 को 2 दफा जरब दें तो कितना बनता है 24, 4 दफा जरब दें तो, मतलब 4 से जरब दें तो 4800। तो ये हमारे पास हो जाएगी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, फर्ज कर लो आपने मोबाइल लेना था, ठीक है, आपने मोबाइल लेना था, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने अखुवत से, फर्ज कर लो कि किसी और अखुवत हो, इंटरेस्ट फ्री होता है, किसी ऐसे बैंक से रब्ता किया कि यार मुझे 40,000 रुपया जो है वो मोबाइल लेना है, तो बैंक वालों ने आपको कहा, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि 3% जो है ना इंटरेस्ट लगेगा, 3% इंटरेस्ट लगेगा। तो आपने कहा ठीक है जनाब लगा लें। आपने हिसाब किया तो आपको पता चला कि यार 4 साल बाद ना 4800 रुपया ऊपर लगेगा, ठीक है, तो आपने कहा कि ये असल में, ठीक है, 44,800 रुपया मुझे पे करना होगा 4 साल बाद। ये जो मोबाइल लेने के लिए मैंने बैंक से 40,000 रुपया लिया है, 4 साल बाद मुझे कितने पे करने हैं, 44,800। फाइंड द इंटरेस्ट। तो कोई मुश्किल है इसमें बताएं आप, कोई मुश्किल हो, समझ आ गई है? चलें जी हम और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये एक डोमेन है, इंटरेस्ट वाली जो है वो एक डोमेन है। अच्छा, इफ यू बारो एन अमाउंट ऑफ 300 फॉर 1 मंथ, द borrower charged 6 rupees, the rate of interest, the rate of interest is, जी सीरीज वाला भी करवा देंगे, टेंशन है। अच्छा, इफ यू बारो एन अमाउंट ऑफ, इफ यू बारो एन अमाउंट ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे पी क्या है, उधार जो लेना होता है,
वो प्रिंसिपल पी अमाउंट होती है। इफ यू बारो, लोन का वर्ड आ जाए, पी क्या है? लोन का वर्ड वो यूज करे, बारो का वर्ड यूज करे, इन्वेस्टमेंट का वर्ड यूज करे। ठीक है। तो फॉर फॉर 1 मंथ, ठीक है, फॉर 1 मंथ, तो टी जो है, हमने तो ये कहा कि हम ईयर्स में टी लेंगे, तो 1/12 नहीं आ जाएगा फिर? 12 मंथ होते हैं एक साल में, 12 का एक हिस्सा जो है, फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ, टाइम क्या है? फॉर 1 मंथ, बारवर चार्जड ₹6, ठीक है, चार्जड ₹6 एक मंथ के लिए। यानी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वो क्या ले रहा है एक मंथ का? ₹6। तो रेट जो है हमने फाइंड करना, रेट भी आर से स्टार्ट होता है, आर हमने फाइंड करना है। फार्मूला पर्ट वाला यूज करना है हमने, ओवर 100, ठीक है, ओवर 100। अच्छा, ये वाला फार्मूला हमने यूज करना है। तो एस आई उसने हमें दे दिया है 6, ये 100 को भी हम इधर ले आएंगे, ठीक है। हमने फाइंड आर करना है, आर इंटू पी टी, ठीक है, 600 डिवाइडेड बाई पी टी, ठीक है, पी टी, ठीक है। मजीद मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूँ, 600, मैं सिर्फ पी यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे आर टी रहने देता हूँ, आर टी रहने देता हूँ, आर टी रहने देता हूँ। 600, पी मेरे पास क्या है? 300, ठीक है, एंड आर टी, ठीक है, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, 3 एक पर, 3 दो, 2 इंटू आर टी। अब टी क्या है? जी, अब परसेंटेज लाने के लिए किया है, अब परसेंटेज लाने के लिए किया है, 100। अच्छा, 2, 1/12 है, यहाँ पे 12 डिवाइड हो रहा है और इस साइड पे क्या आएगा? अच्छा, आर अब क्या, किस फॉर्म में आर आएगा? रेट, परसेंटेज में। क्यों? क्योंकि खुद लगाया था नीचे 100, ये नीचे 100 इस वजह से लगाया था कि आर जो है, जैसे क्वेश्चन में मेंशन है वैसे ही पुट किया जाए। 3% है तो 3 का 3 ही पुट किया जाए, 3% है तो 3 का 3 पुट किया जाए, फ्रैक्शन में ना हो। इस वजह से नीचे जो है वो बैलेंस करने के लिए हमने 100 लगा दिया था। बात आई समझ में? ये किसने क्वेश्चन पूछा हुआ तो? अम्मार, समझ आई है? जी, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में 100 आएगा। आयशा, एस आई तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। अच्छा देखो, मैं अभी दोबारा समझाता हूँ।
आप ये छोड़ दो, बस आप ये याद रख लो कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये है, पी आर टी ओवर 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। एस आई क्या है? सिंपल को भी छोड़ दो, ये इंटरेस्ट है। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में उसने खुद दिया हुआ है एन अमाउंट 300 जो है वो पी है, बारो जो होता है वो पी होता है, असल अमाउंट होती है फॉर 1 मंथ। तो ये टी तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ईयर्स में, तो एक मंथ जो होता है उसको ईयर में कन्वर्ट करें तो वो 1/12 होता है। ठीक है, if you borrow an amount for 1 month, the borrower charged का मतलब क्या कि इंटरेस्ट लेता है। चार्ज क्या हमें बता रहा है कि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या है जी? 6 रुपीज। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, कहते हैं आर फाइंड, बताओ रेट। ठीक है, रेट होते ही परसेंटेज में, रेट है ना, रेट होगी परसेंटेज में। तो बस आपने ये वैल्यू पुट करनी थी 100, और पी की वैल्यू 300 है, यहाँ पे आर टी रह जाना था, 100 इधर आ गया और पी इधर आ गया नीचे। ठीक है, ऐसे तीन एक बार, तीन तीन दो बार, तो 2 × आर टी, टी की वैल्यू अभी हमारे पास क्या है? 1/12। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 12। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 24। 24 किस में आएगी? परसेंटेज में। इस फार्मूले में जो हम आर की वैल्यू पुट करते हैं वो परसेंटेज में पुट करते हैं, परसेंटेज में। तो जो वैल्यू इस फार्मूले से आएगी आर की, वो भी परसेंटेज में आएगी। जब हम इसमें पुट वैल्यू करते हैं परसेंटेज में, जो वैल्यू होती है, तो जो इसका आंसर आएगा वो भी परसेंटेज में होगा जी। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट और इंटरेस्ट में फर्क होता है। ओके, चलें। अच्छा, अभी एक थोड़ा सा एक और क्वेश्चन मुश्किल है। अच्छा, a sum of a sum of money a sum of money at simple interest amounts to, मैंने आपको बताया कि मैथ जो है ये आपको वेबसाइटों पे क्वेश्चन हल हुए हुए तो मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन इसको डिकोड करना ही स्किल है, इसको डिकोड करना स्किल है, वो किताबें आपको नहीं बताएंगी। इन 3 years एंड, अब ये क्वेश्चन आपने बताना है। दिस सम इज, अब ये क्वेश्चन आप मुझे डिकोड करवाएं। A sum of money at simple interest amount, ठीक है, कहता है कि अमाउंट जो है उसके ऊपर सिंपल एट, सिंपल इंटरेस्ट लगा के, सिंपल इंटरेस्ट लगा के कोई अमाउंट है, कोई अमाउंट है उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगा के, ठीक है,
टू वो कितनी हो जाती है, वो 815 हो जाती है 3 साल में। ठीक है, 815 हो जाती है 3 साल में। इसमें पी हमें गिवन नहीं है। ठीक है, पी हमें गिवन नहीं है। अच्छा, टाइम हमें गिवन है। वो कहता है कि इन 3 years एंड राइस 854 इन 4 years, दिस सम इज। कहता है कि असल अमाउंट बताओ जिसके ऊपर जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया गया है। ठीक है, तो इसमें इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 3 से लेके 4th year तक जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट फॉर 1 year, सबसे पहले ये हम निकालेंगे कि 3 साल बाद वो रकम 815 हो जाती है, चौथे साल वो 854 हुई है। ठीक है जी, तो ये देखें 854, 815, ये इधर से एक हमने हासिल लिया तो 14 बन गया। 14 में से 9 निकालेंगे तो 5 निकालेंगे तो 9, यहाँ पे 4 रह गया, और 4 से 1 निकालेंगे तो 3। अच्छा, इंटरेस्ट 1 साल में इंटरेस्ट कितना है जी, इंटरेस्ट कितना है 39। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, उसने ये वर्ड मेंशन भी कर दिया था, सिंपल इंटरेस्ट वही सारे साल चलता है। सिंपल इंटरेस्ट को कहते हैं इस वजह से है कि सारे साल वो सेम होता है। तो पहले 3 साल जो है, इन 3 सालों का भी निकालना है हमने। तो इंटरेस्ट फॉर इनिशियल 3 years, हर साल 39 रुपये उस अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है, रकम हो जाती है। अच्छा, तो इस तो आ जाएगा 117 रुपये। तो ओवरऑल ओवरऑल जो टोटल रकम है, आप इसमें से निकालेंगे तो ये दोनों को जमा करके निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे तो ये 117 निकाल लें इसमें से, तो हमारे पास असल अमाउंट आ जाएगी, हमारे पास असल अमाउंट आ जाएगी। 815 में से हम 117 निकाल दें तो हमारे पास पी आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, सिंपल फार्मूला मैंने आपको यही बताया था कि ए, ठीक है, माइनस पी होता है हमेशा। अब इसमें इस केस में देखो, पी हमने फाइंड करना है। पी यहां पे आ गया है, ए माइनस, तो ये इंटरेस्ट 3 सालों का 117 रुपीज बनता है, और 3 सालों बाद रकम सूद लगा के कितनी हुई है, 815। तो ये हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगी जो हमने बैंक से या किसी बंदे से उधार ली है। 815 में से हमने 117 माइनस कर लेने हैं। ये रिपीट करता हूँ, ये रिपीट करता हूँ, टेंशन। अच्छा, तो 815 में से, अच्छा 15 में से 7, 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ से 1 हासिल लिया तो 10 बन गए, 10 में से 1 तो 9। ठीक है, और यहाँ पे 7 रह गया, 7 में से 1 निकालेंगे तो 6। असल में वो रकम थी। अच्छा, सम जो है ना, मैंने आपको ये क्वेश्चन जब शुरू कराया है, तो अभी इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। सम का मैंने आपको बताया था, कभी वो वर्ड यूज करेगा वो बड़ा शातिर है, कभी वो वर्ड यूज करेगा सम, कभी वो प्रिंसिपल यूज करेगा, कभी वो ओरिजिनल अमाउंट यूज करेगा, कभी वो कहेगा बारोड मनी,
कभी वो कहेगा इन्वेस्टमेंट, कभी बोलेगा कहेगा कि ओरिजिनल लोन या। अच्छा, तो बात यह है कि सम हो या प्रिंसिपल हो, सम हो या, उसने पूछा सम इज, सम मतलब पी इज मीन इक्वल टू, ये बताओ, ये अल्फाज में वो कह रहा है। ठीक है, हाँ जी, दोनों के लिए सेम ही है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। वो ये जर्नल फार्मूला है। ए असल में फाइंड करना मुश्किल होता है, ए असल फाइंड करना मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये देखो, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, वो कहता है कि किसी मनी के ऊपर, किसी पैसे के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगाया जाए। अमाउंट्स ये वर्ब है, ठीक है, अमाउंट्स टू, वो कितनी हो जाती है, 815 हो जाती है 3 साल बाद। ठीक है, अब हमें नहीं पता वो कितनी अमाउंट है कि उसके ऊपर 3 साल हम लगाएं तो। अच्छा, अब उसने ये चौथी रकम फिर दिया, कहता है कि फिर वो हो जाती है एंड 854 इन 4 ईयर्स। तो अब ये 1 साल का डिफरेंस आ गया है। हमें पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो लीनियर चेंज होता है, लीनियर चेंज होता है, यानी जो चौथे साल बाद जो है वो, ठीक है, अब इसको मैं आपको ये तो अच्छे भी लिखता हूँ, अच्छे। अच्छा देखिए, जो अमाउंट आफ्टर 4 ईयर जो है कितनी हो जाएगी, 854। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स कितनी है, 815। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, आप इसे ये ऐसे समझो जैसे ये फर्स्ट ईयर की है और ये सेकंड ईयर है। तो इन दोनों का डिफरेंस है कि हमें पता चला कि 1 साल में, अब जितने साल भी ये इंटरेस्ट लगे, हर साल 39 रुपये जो है वो लगना है, हर साल 39 रुपये जो है वो टैक्स ऐड होते जाना है, सूद लगती जानी है। सिंपल इंटरेस्ट का फायदा ये होता है, इसका पता होता है, असल में सूद जो है जिससे जान नहीं छूटती वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो आपको घेर लेता है। सिंपल का तो आपको पता होता है यार, हर साल मैंने 39 रुपये देने हैं। अच्छा, इससे इससे पीछे जाना हो, तीन तीन साल पहले, तो वो बस इसमें इसको 3 दफा माइनस कर देंगे। तो हम इस वजह से हम इसको कहते हैं कि हम इसको तीन तीन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 117 आ जाएगा। 815 में से 117 हम माइनस करेंगे तो हम असल अमाउंट के ऊपर पहुंच जाएंगे जो वो पूछ रहा है पेपर में। तो वो आ जाएगी 698। तो असल अमाउंट जो हमने बैंक से कर्जा लिया था वो 698 रुपीज थे, 698 रुपीज थी, ये रकम थी जिस जो हमने कर्ज लिया। फिर उसके ऊपर 3 साल बाद ये 39 रुपये लगे, 815 रुपये हो गए। चौथे साल बाद फिर 854। तो उसने सम का पूछा है, अगर वो सारा कहता कि टोटल इंटरेस्ट बताओ, अगर वो कहता टोटल इंटरेस्ट बताओ, टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो हम कहते हैं कि जनाब 117 जमा 39, ठीक है, 16 और एक ये 156 रुपीज। ठीक है, कि असल में ये जो दोनों रकमें इनके ऊपर इंटरेस्ट जो लगा है वो 156 रुपीज है। आप इसमें से बेशक 156, क्योंकि आखिरी रकम ये 4 साल बाद टोटल रकम ये हो गई है जब जो आप उसने बैंक को पे करनी है,
तो हम इसमें से जो इंटरेस्ट है वो निकाल दें 156 रुपीज़, तो हमारे पास 698 रुपीज़ ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगी तो हमने बैंक से कर्जा लिया था। समझ आई आप? मैं वही कह रहा हूँ कि क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डिकोडिंग के ऊपर प्रैक्टिस होगी कि वर्ड से खेलना आपको आएगा। ठीक है, मैथ आप वेबसाइट्स पे कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ डेटा। अच्छा, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के करें क्वेश्चन। क्या कहते हैं आप? जी अली, सीरीज वाले भी करेंगे। अच्छा, अच्छा। a sum of is borrowed, वर्ड के ऊपर फोकस करना है। मैं इस वजह से स्टेटमेंट सारी लिखता हूँ। बाई एमएंड फॉर 2 years at an interest of 10% कंपाउंड एनुअली। उसने वर्ड जब वो खुद मेंशन कर दिए, कंपाउंड एनुअली। फाइंड दी फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट he has to pay at the end of 2 years। असल में सूद जो मतलब जिसकी वजह से ये लानत करार दी गई है, ये असल में कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से है कि ये बंदे को ऐसे जाल में घेर लेता है कि उससे निकलने नहीं होता। अच्छा, a sum of a sum of a sum of प्राइस 10,000, तो सम का वर्ड क्या हमें बता रहा होता है? पी बता रहा होता है। क्या बता रहा होता है? पी। तो पी क्या है इसमें? 10,000 borrowed by एम फॉर 2 years। ठीक है, टी हमारे पास क्या है? 2 years है। ये भी यूनिट देखना है, मंथ है, ईयर है, इसको गौर से देखना है। एट एन एक ही इंटरेस्ट लगाया है, दो भी इंटरेस्ट होते हैं, यानी पहले साल जी 5% लगाया है, दूसरे साल 10% लगाया है। उसने एन तो मैथ में मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ऐसे स्टेटमेंट को पढ़ना है जैसे सीएसएस का एस से आप पढ़ते हैं। एट एन इंटरेस्ट ऑफ ठीक है, एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंड एनुअली। ये वर्ड आप देखो, एनुअली, एनुअली। तो आर जो है वो यहाँ पे आर क्या है? एट एन इंटरेस्ट ऑफ, परसेंटेज जिसके साथ हो आपको ये पता लग जाना चाहिए
कि वो है ही आर, जिसके साथ परसेंटेज मेंशन हो वो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये रेट है। फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये देखो उसने खुद भी पूछ लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे बताओ, सी आई मुझे बताओ। कहता है फिर मुझे ये भी बताओ द अमाउंट ही हैज टू पे एट द एंड ऑफ 2 years। अहमद भाई ने 2 साल के लिए 10,000 रुपया किसी से उधारा लिया है, लेकिन उस बंदे ने कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया। अब वो कहता है कि अमाउंट बताओ। ठीक है, देखो एक जनरल फार्मूला ये होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, यानी ये क्या है जी, एक्स्ट्रा मनी, फर्ज का लो प्रॉफिट है। जैसे हम वैल्यू लिखते होते हैं कि सेल माइनस परचेज, तभी प्रॉफिट आता है। तो इस सेल को हम ये कह लेते हैं कि ये ए है, और परचेज को हम ये कह लेते हैं कि ये पी है। परचेज उसने हमें बताया हुआ है, अब हमने सेल फाइंड करें कि वो कितने कितने में सेल हुई है वो चीज। सेल को हम ए कहते हैं। ए को फाइंड करने का फार्मूला क्या है? ए को फाइंड करने का, अमाउंट को आप इसे सेल कह लो। तो सेल जो होता है, फर्ज कर लें आपने कोई उसके ऊपर फिनिशिंग की होती है, आपने कोई चीज कहीं से मंगवाई होती है, कुछ रिपेयर का खर्चा, तो वो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसका फार्मूला ये है कि पी 1 + R N, ठीक है, ओवर NT, ओवर NT। अब ये ईयर है, तो एन एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा जी, तो पी जो है, देखो ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि ए हमने फाइंड करना है, पी हमारे पास 10,000 है, 1, आर हमारे पास क्या है, 10% है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आर जो है वो उसका परसेंटेज खत्म करने के लिए हमने 100 लगा दिया। एन की वैल्यू 1 है, 1, टी कितना है, 2, पी कितना है, 10,000। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। हम एलसीएम ले लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये वो आपको मुश्किल क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि ये फिर कंप्यूटर कैलकुलेटर का यूज आ जाता है, वो फिर, या, ठीक है, बड़ा आसान सा वो क्वेश्चन आपको देगा। अच्छा, ये देखो, ये 10,000 है, ये जीरो जीरो से कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, किसी को कोई इतराज हो? एन एन ये इस वजह से मैंने पहले आपको एक्सप्लेन भी किया उस वक्त, पता नहीं आप नोट किया कि नहीं, कि एक साल में एक दफा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। अब पर मंथ आप लगाओ तो
एक साल में एन की वैल्यू 12 दफा लग जाएगी। अब उसने 2 इयर्स एन कहीं मेंशन ही नहीं किया कि एक साल में इतने दफा इंटरेस्ट, उसने मेंशन ही नहीं किया, यानी मंथ का जिक्र नहीं किया। 15 डेज का बेशक वो कह दे, ये यानी कि हमने ये देखना होता है एन की एक साल में कितनी दफा इंटरेस्ट कंपाउंड उसने लिया है। जैसे मैंने वो आपको जो वीजे के लिए बैंक स्टेटमेंट का मैंने आपको बताया था कि वो मंथ के लिए जब वो परचेज करते हैं, वो आपको पहले दफा तो पता है कि यार क्या है, 2 लाख रुपया जो है वो पड़ जानी है, 2% अगर वो ले तो ठीक है। लेकिन वो वैसे ही अब उसकी एक साल एक मंथ बाद इन्वेस्टर जो है उसकी रकम आपके अकाउंट में हो गई है 1 करोड़, ठीक है, 2 लाख, 1 करोड़, उसकी अमाउंट आपके 2 लाख हो गई है, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट जो दूसरे मंथ आपसे वो इंटरेस्ट लेना है, वो इसके ऊपर लेगा, 1 करोड़ के ऊपर नहीं लेगा। अब ये ठीक है, दूसरे मंथ, साल नहीं, दूसरे मंथ, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा ये देखो, यहाँ भी हम जब किसी चीज की भी पावर होती है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 दफा। तो ये जीरो एक जीरो से कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो है, इस 2 जीरो से कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये 100 है गया, 11 × 11 कितना होता है, 121 होता है, 11 11 बार, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 121 00 आ जाएगा, 12,100, 12,100। अब देखो ये हमारे पास डायरेक्ट क्या आ गया, उसने 2 साल बाद जो रकम पे करनी है वो क्या है, 12,100, 12,000, 12,100, 2 साल बाद उसने ये रकम पे करनी है। उसने कहा था कि अमाउंट, ये देखो अमाउंट है, ए से मैंने किया, ही हैज टू पे एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। अब कंपाउंड, अब कंपाउंड इंटरेस्ट वो कहता है सिंपल भी बताओ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा मुश्किल है, कंपाउंड इंटरेस्ट ए में से आप जो पी है, यानी मैंने आपको जैसे सेल और परचेज का सिखाया है कि अब सेल कितने में वो चीज हुई है जी, 12,100 में, परचेज कितने की थी, 10,000। तो ये 2,000 और 121 रुपया जो है कंपाउंड इंटरेस्ट या प्रॉफिट आया है। अब यही तो बैंक करते हैं। अब बैंक ने आपको 10,000 रुपया दिया है, आपने 2 साल वो इस्तेमाल किया, बैंक को ये 2,100 रुपया आ जाना है, बैंक को ये 2,100 रुपया आ जाना है, ठीक है जी। ये समझ आई है। अभी और करते हैं क्वेश्चन। मैं वही करूँ कि प्रैक्टिस करो, चीजें आहिस्ता आहिस्ता से क्लियर होती जाएंगी। अब मैं आपको एन वाला कोई करवाता हूँ जिसमें आपको पता चले कि एन कैसे पुट हुआ है। हाँ जी। इफ एन अमाउंट ऑफ 10,000 is is deposited into a
सेविंग अकाउंट, ये पता बड़े लोग सेविंग अकाउंट कोई चीज बेच के वो कहते हैं कि बैंक में पैसे रख देते हैं। इनटू सेविंग अकाउंट वो क्या कहते हैं कि यार मैं सेविंग अकाउंट खुलवा लेता हूँ बैंक में। ठीक है, अब इजी पैसा है, सारे सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं एट एन, और ये फिर हमारा इस्लाम है जो हमें मना करता है। अच्छा अकाउंट, अच्छा ये क्वेश्चन दोबारा देखें, वो छोड़ दें पीछे वाला। इफ एन अमाउंट ऑफ 10,000 इज डिपॉजिटेड इनटू अ सेविंग अकाउंट एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 3%, कंपाउंड मंथली, कंपाउंड मंथली, वैल्यू ऑफ द investment after 10 years if an amount, अब ये देखो उसने वर्ड किया डिपॉजिटेड, उसने वर्ड यूज किया डिपॉजिटेड, मुझे ये कैसे पता चला है कि ये 10,000 जो है वो पी है, ये 10,000 सम है, पी मीन प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, कि उसने ये सेविंग अकाउंट में जो पैसे जमा करवाए हैं ताकि इंटरेस्ट लगे इसके ऊपर। इंटरेस्ट लगने से पहले जो अमाउंट होती है, इंटरेस्ट लगने से पहले जो अमाउंट होगी उसे हम पी कहेंगे या उसे हम सम भी कहेंगे। जी आरफा ऐसे ही है, देखें अब ये इंसान को पता होते हुए कितने सोसाइटी में गुनाह हो रहे हैं, करप्शन हो रही है, झूठ। ठीक है, अच्छा इफ एन अमाउंट ऑफ 10,000 is deposited into a saving account at एन के भी ऊपर थोड़ी सी नजर रखो, एनुअल इंटरेस्ट रेट, रेट के ऊपर भी थोड़ी सी नजर रखो, एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 3%, यानी परसेंटेज से मुझे पता चल गया कि ये आर है, आर जो है वो 3% है। फार्मूले की कुछ तो चीजें मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली हैं। फिर वो कह रहा है कि कंपाउंड मंथली, कंपाउंड मंथली, अब ये वो वर्ड थोड़ा सा मशकूक लग रहा है कि इसका मतलब क्या है। कंपाउंड मंथली, कंपाउंड मंथली, तो क्या ये वो एन नहीं दे रहा, एन नहीं दे रहा। मंथली जब उसने कहा है तो एक साल में तो फिर 12 होते हैं, यानी 12 दफा फिर वो इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर, या कोई बंदा लेगा एक साल में इतनी दफा इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा या उसको मिलेगा। और इजी पैसा में आपने पैसे रखवाए तो वो कहते हैं कि आप मंथली, या वो इजी पैसा में ये मंथली होता है। ठीक है, तो इजी पैसा वाले कहते हैं कि आप 10,000 हमारे अकाउंट में रखवा दो पर मंथ, या यानी साल में 12 दफा इंटरेस्ट लगाएंगे आपकी रकम के ऊपर। कंपाउंड मंथली यानी आप कहोगे कि फिर इजी पैसा में जो मैंने 10,000 रुपया रखा है साल में 12 दफा उसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट, एन की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वो पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ये जो 10,000 आपने इजी पैसा में रखवाया है, ये 10 साल बाद कितना होगा, ये 10 साल बाद कितना होगा। तो ये क्या है जी, ये टाइम है, ये फार्मूले में जो वो टी होता था ये वो है। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन डिकोड हो गया, ये हमारा क्वेश्चन डिकोड हो गया। अब हम फार्मूला लगाते हैं, अब हम फार्मूला लगाते हैं कि यार हमने फार्मूला ये पढ़ा है किसका है, अच्छा हमने फार्मूला ये पढ़ा है, और लैपटॉप से आप ज्वाइन करने पर आपका मोबाइल नहीं चल, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्या है, जैसे सेल माइनस परचेज है, यानी ए माइनस पी है। ठीक है, तो मेनली देखो पी हमें मतलब क्वेश्चन से ही मिल गया, बात है अब सारी ए की। ठीक है, ए हमने फाइंड करना है, ए का फॉर्मूला है ये पी 1 + R एन टी, आर किस में है? ठीक है, अगर मैं आर परसेंटेज में पुट करूं तो फिर मुझे एन के साथ क्या लगाना पड़ेगा, 100। ठीक है, या फिर इसको मैं बेशक बाहरी परसेंटेज इसका खत्म कर लेता हूं, कंपाउंड में परसेंटेज खत्म किया तो 100 लग गया, 0.03 फ्रैक्शन में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, यार आप एन और टी को मिक्स ना करें, मैंने आपको बताया कि लास्ट क्वेश्चन में 1 साल में यानी 12 मंथ बाद, 12 मंथ बाद जो है वो साल में एक दफे यानी कि इंटरेस्ट लगना था। तो एन जो होता है वो 1 साल में जितनी दफा इंटरेस्ट लगना होता है उतनी दफा यानी वैल्यू होती है। तो वो मंथली ले रहा है तो 1 साल में 12 मंथ है, एन की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब वो साल बाद जो है वो इंटरेस्ट काउंट कर रहा है या 2 साल बाद, तो 2 साल बाद 2 दफा इंटरेस्ट लगना है, उसने मंथ की कोई बात ही नहीं की, उसने तो ईयरली बेस कहा है, एनुअली कहा है, ऑन एनुअल बेसिस। ठीक है, तो ये देखें पी हमारे पास 10,000 है, आर हमारे पास 0.03%, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12। ठीक है, और ये एन टी है यहाँ पे, अभी नीचे हम यहाँ पे करते हैं 1.0312 एन टी। तो मजीद हम एक दफ़ा कर लेते हैं, 1 + 0.0312, एन की वैल्यू 12 है, टी की वैल्यू कितने साल बाद, 10 साल बाद, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम 12 आ गया, 12 + 0.03 120, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12.03 डिवाइडेड बाई 12, 120, 120। ठीक है, तो फर्ज कर ले आपसे ये क्वेश्चन
ठीक है। अब ये देखो इसका इतना फर्क है, अगर तो ये टोटली 1 होता, ठीक है, ये टोटली 1 होता, यानी ये देखो कि ये भी लोग मिसाल देते हैं कि देखो ये इतने 0.3% जो है वो थोड़ी थोड़ी एफर्ट जो होती है वो कितना मैटर करती हैं जब कंसिस्टेंट वो हो। ठीक है, वैसे तो ये अगर एक होता, 12 और 12 में फर्क कोई नहीं है, इस 12 में 0.03 ज्यादा है सिर्फ, तो इससे ये फ्रैक्शन जो है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो, ठीक है, इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास, मैं वही कह रहा हूँ कि जो कैलकुलेटर से सॉल्व होगा वो क्वेश्चन वो देगा नहीं। ठीक है, तो ये इसकी अमाउंट बन जाएगी। अब ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 13,493 माइनस असल रकम 10,000 की, तो 3,400, शायद टी, टी है साल के लिए, 10 साल के लिए, एन होता है फर्ज कर लो मंथ, मंथ के लिए, एक साल में जितने दफा वो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना आपकी रकम की पड़ी, ये 10 है ना, 10 साल है, तो वक्त जो टी है वो 10 साल के लिए। हाँ जी बताएं, समझ आई है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको वो करवाता हूँ, जब वो ईयर, जब वो इंटरेस्ट, जब वो रेट चेंज करे, ये हमारा इंटरेस्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो, सिर्फ एक ओलादा से डील करो, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ वैल्यूज को थोड़ा अच्छे तरीके से आपने पुट करना है। और अच्छा, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 1875 आफ्टर 2 years if the rate of the interest for the first year is 4%, and that for the second year is आयशा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ज्यादा कोई क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, कभी वो कोई उससे गलती से क्वेश्चन ऐसे पेपर में ऐड हो जाए, कैलकुलेटर वाला वो क्वेश्चन देगा नहीं आपको। ठीक है, अच्छा जी, अभी ये देखिएगा, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई मुझे बताओ क्या होगा ऑन अ सम। सम मैंने आपको क्या बताया है, ऑन भी जब प्रपोजिशन यूज हो जाए इसमें, तो पी है,
पी हमारे पास क्या है, 1875, 1800, 1875, 1875, ठीक है। आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर आफ्टर 2 इयर्स, तो ये हमारे पास क्या है, टाइम है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट है ना, ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, रेट दो तरीके से, एक तो वो उसने रेट लिखा होगा, या फिर परसेंटेज से हम इज इक्वल टू, यानी R1 जो है वो क्या है, 4% है, एंड दैट फॉर द सेकंड ईयर, एंड दैट फॉर द सेकंड ईयर। अभी बात इधर से इफ से चली हुई है, सेकंड रेट 2, इज से मुराद इज इक्वल टू, परसेंटेज से मुराद R1 मेरे पास 4%, R2 मेरे पास 8%, ठीक है। तो अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का सिंपल फार्मूला जो बेसिक है वो क्या है जी, अमाउंट। यार अमाउंट कौन सी है, इंटरेस्ट लग के जो अमाउंट आखिरी साल आपने देनी है, और जो अमाउंट आपने परचेज, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने, तो ये जैसे मैंने आपको सेल एंड परचेज का बताया कि इसको आप प्रॉफिट समझ लो और इसको आप परचेज समझ लो, ठीक है। तो असल काम क्या है, ये तो कहीं तक मोस्टली गिवन होगी पेपर में, इसके ऊपर काम करना है, इसके लिए अलहदा सा फार्मूला हमने यूज करना है, इसमें अलहदा एक दफा पी की वैल्यू यूज होगी। इसका फार्मूला 1+R(n)(T), ये जर्नल फार्मूला है ए का। लेकिन अब दो दफा उसने इंटरेस्ट पूछ लिया है, ठीक है। अब दो दफा उसने इंटरेस्ट पूछ लिया है 2 साल के लिए, और उसने दो, मतलब 2 साल बाद उसने इंटरेस्ट पूछ लिया, 2 साल बाद उसने कहा पहले साल 4% रेट होगा, दूसरे साल 8% रेट होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फार्मूले को ऐसे लिख लूंगा कि भाई पी तो प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम है, मैं कहूंगा कि एक दफा R1 होगा, R1 होगा, ठीक है। एन आप लिख लो बेशक, ठीक है। R1 होगा और क्या होगा, NT। ये वैसे जिसकी जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों एक एक ही है। फिर R2 होगा, एन NT। टोटल 2 साल है, तो फर्स्ट साल यानी पहला साल T1 आ जाएगा, तो ये भी 1 आ जाएगा एक साल बाद। तो इसका जो है वो लिखने का फायदा नहीं है, और एनुअली बेसिस के ऊपर है, मंथली वाला चक्कर ही कोई नहीं है, तो एन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एन की यहाँ पे भी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एन की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, और आर जो, ठीक है, अगर परसेंटेज में मेंशन करना हो तो नीचे 100 लगा दो, ठीक है। अब ये देखो, अब हम ए फाइंड करते हैं, पी 1875, 1875, 1, आर कितना है 4%, R1 जो है, इसका परसेंटेज खत्म करने के लिए 100, फिर फिर ये वाला आ गया 1, इसका 8%, परसेंटेज खत्म करने के लिए नीचे 100, ठीक है। तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इसको हम डील कर लेते हैं, अब हम इसको डील कर लेते हैं। अच्छा, 1875, इसका एलसीएम हमारे पास 100 आ जाएगा, और ये 100+4, इसका भी एलसीएम हमारे पास 100 आ जाएगा, और ये +8,
मजीद हम इसको आगे ले चलते हैं, 1875, तो ये 104/100, 108/100, ठीक है। ये CSS में कई दफा वो 5 नंबर का इतना लंबा क्वेश्चन पूछ लेता है। अल्फा एन मैं तुम्हें बता रहा, आपको समझ क्यों नहीं आ रही कि एन जब एक साल में जितनी दफा इंटरेस्ट काउंट होता है, अब फर्ज आप पैसे दे रहे हो किसी को, आप कहते हो यार मैं बैंकों के असूलों को मानती नहीं हूँ, मैंने 15 दिन बाद जब आपसे 1 करोड़ रुपया मैं आपको दे रही हूँ, 15 दिन बाद मैंने इंटरेस्ट काउंट कर लेने, तो मैं ये कहूंगा मारिया उसमें दो दो अलग दफा हमने ईयर काउंट कर लिए ना, ब्रेक कर लिया है, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये होगा कि फर्ज कर लो साल में, मतलब एक साल में 15 दिन बाद काउंट करें तो एक साल में कितनी दफा वो, ठीक है, 24 दफा एन की वैल्यू 24 हो जाएगी, ठीक है, एन की वैल्यू 24 हो जाएगी। अच्छा, तो ये देखिए इसको अभी हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 2106 रुपया, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमने जब फाइंड करना है तो 2106 में से 1875 जो पी हमें गिवन है वो हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 231 आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास, ठीक है। तो इनको देखो थोड़ा सा ये काम होता है 1875 को, ठीक है, एक दफा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 104 को 108 से, इसका जो है नीचे आंसर आ जाएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो वो एक टोटल आंसर आ जाएगा, और उसको फिर ये 4 जीरो हैं, ये 10,000 हो जाएगा ऐसे, तो ऐसे ये एक्सप्रेशन आ जाना। हाँ जी, अभी बताएं, आरफा समझ आई है? अब्दुल बासित जी बताएं सब लोग कि कंपाउंड इंटरेस्ट ये बड़ा ड्राई सा टॉपिक है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे आपको समझ आए। जी एक सी में ही लगेगा, आप बस ये सारा याद रखें। जी अब्दुल बासित, ये भी बच्चे इंशाल्लाह मजीद पेपर देंगे तो इनको पता चलेगा कि ये यहाँ पे जो डिकोडिंग हो रही है ये कितनी मज़े की है, ये तो अभी ये पेपर में बैठेंगे तो इनको पता चलेगा नहीं। तो डिकोडिंग जो है वही एक की है, बाकी तो मैथ सिंपल है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। आज का दिन फिर कैसा रहा? तो ये चीज़ें होती हैं जब आप ऐसे चीज़ों को करते हैं तो कम्पिटेटिव जो है वो एज मिलता है आपको दूसरे लोगों से आप। अच्छा, एक ना ये लॉगरिथमिक का क्वेश्चन है, लॉग लॉग का,
क्या कहते हैं, आज के लिए काफी है या आगे चलें?